बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएम और एरिया इंचार्ज, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है MPQA। पूरी प्रोग्राम के अंदर MPQA एक टर्म होती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हर कंप्लेन से पहले एक माइक्रो प्लान तैयार होता है। उस माइक्रो प्लान के मुताबिक ही टीम को ये मूव करना होता है और अपने 5 साल तक के बच्चों को टारगेट को अचीव करना होता है। माइक्रो प्लान हर कंप्लेन से पहले क्या होता है, उसकी वैलिडेशन को, उसकी असेसमेंट को, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं, उनके तमाम बारीकी से जायजा लेने को MPQA कहते हैं। माइक्रो प्लान क्वालिटी असेसमेंट ये हर कंप्लेन से पहले होता है और मखसूस यूनियन काउंसिल में होता है, और इसके पास होने पे ही ये निसार होता है कि टीम के हमारी ये यूनियन काउंसिल पूरी कंप्लेन करने के काबिल है या नहीं। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं उनका ब्रीफली आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, बताऊंगा कि आपने किस तरह उसकी तैयारी करनी है। इसके अंदर MPQ के अंदर तकरीबन 19 सवाल होते हैं। ठीक है, हर सवाल को मैं ब्रीफली बताऊंगा। पहला सवाल है कि इज अपडेटेड रिवाइज माइक्रो प्लान अवेलेबल विद UCMO। क्या रिवाइज अपडेटेड माइक्रो प्लान अवेलेबल है UCMO के साथ, विथ UCMO। एक दफ़ा ये हुआ था कि एक यूनियन काउंसिल में उसका UCMO प्रेजेंट ही था, एरिया इंचार्ज ने उसका माइक्रो प्लान चेक करवा दिया। तो जब बाकी तमाम चीज़ें उस UCMO की मुकम्मल थी, लेकिन उसके 5 पॉइंट माइनस हो गए और वो 95% पे फॉल हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसका UCMO प्रेजेंट नहीं था। वेरीफाइड डेट चेक करनी है कि आपने किस कंप्लेन के लिए तैयार किया गया है, और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर ऑब्जर्वर, फ्लूइड, कटिंग, तमाम पेजेस को चेक करेगा कि क्या इस माइक्रो प्लान को इसी कंप्लेन के लिए तैयार किया गया है या पिछली कंप्लेन का माइक्रो प्लान तो नहीं है। जो भी ऑब्जर्वर आता है वो 2 माइक्रो प्लान चेक करता है, एक वो इस कंप्लेन का, दोनों माइक्रो प्लान्स को साइड बाय साइड रखेगा और चेक करेगा कि पिछली कंप्लेन्स के अंदर जो माइक्रो प्लान यूज़ हुआ है, क्या वही माइक्रो प्लान के अंदर डेट चेंज करके तो नहीं इस माइक्रो प्लान को रख दिया गया, और पिछली कंप्लेन्स के अंदर जो एरिया इंचार्ज या UCMOs थे, क्या इस कंप्लेन के अंदर भी तो वो नहीं यूज़ हो रहे। अगर हो रहे हैं, अगर एरिया इंचार्ज UCMOs पिछली कंप्लेन में और थे और अब और हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्लान रिवाइज हुआ है। अगर सेम है तो फिर कोई इशू नहीं, सेम है, इस दफ़ा भी सेम है, पिछली दफ़ा भी सेम थे, तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वो हर चीज़ चेक कर सकता है पूरी माइक्रो प्लान के अंदर। अगला सवाल हमारे पास आ जाता है, इज द सोशल मोबिलाइजेशन प्लान प्रिपेयर्ड। क्या सोशल मोबिलाइजेशन प्लान प्रिपेयर्ड हुआ है, यस और नो। ऑब्जर्वर सोशल मोबिलाइजेशन प्लान को ओपन करके उसकी डेट और तमाम चीज़ें वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि कहीं इस पर फ्लोर वगैरह या कोई कटिंग वगैरह तो नहीं हुई। उसके बाद पिछले कंपेयर का सोशल मोबिलाइजेशन प्लान रख कर इससे मैच करेगा, क्या कहीं तमाम चीज़ें वही तो नहीं है जो पिछली कंपेन में यूज हुई थी, तमाम मीटिंग्स इन्फ्लुएंसर के साथ वही तो नहीं, तमाम स्कूलों के नाम वही तो नहीं है। सिर्फ डेट और टाइम चेंज करना ही सोशल मोबिलाइजेशन प्लान नहीं है। डेट और टाइम चेंज करने के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी चेंज हो सकते हैं, उसके बाद स्कूल भी चेंज होंगे, और मदरसे, स्कूल और मसाजिद भी चेंज होंगे कि आपने क्या अमल इस कंपेन में करना है। फॉर एग्जांपल पिछली कंप्लेंट्स के अंदर हमें कुछ और मुश्किलात थी, इस कंप्लेन के हमने जो की है इसमें कुछ और मुश्किलात आई हैं, कोई और मसले हुए, तो हम उन मसलों के मुताबिक ही सोशल मोबिलाइजेशन प्लान को तैयार करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है यूनियन काउंसिल पोलियो एजुकेशन कमेटी के बारे में। पहले यूपैक हुआ करती थी, यूनियन काउंसिल पोलियो एजुकेशन कमेटी कम्युनिकेशन प्लानिंग मीटिंग। अब यहाँ के ऊपर यहाँ पे UPSC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूनियन काउंसिल पोलियो स्पोर्टिंग कम्युनिटी भी कहा जा सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये कम्युनिकेशन प्लानिंग की वेन्यू मेंशन है कि आप लोगों की यूपैक वगैरह कहाँ होनी है, उसका वेन्यू मेंशन है। MPQA कंपेन से एक हफ्ता पहले होता है, उससे पहले यूपैक 15 दिन पहले हो चुकी होती है। कंपेन की काउंटडाउन जब आती है तो उसमें कंपेन से 15 दिन पहले यूपैक हो चुकी होती है। यूपैक
यूपैक की जब ऑब्जर्वर आएगा तो वो यूपैक की तस्वीर, उसकी जो अटेंडेंस लिस्ट और उसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन शामिल हुए थे उनके फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं। ऑब्जर्वर उनको फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि फ़लाँ डेट को आपके पास यूपैक हुई थी, आप यहाँ आए थे मीटिंग में, आपको क्या उन्होंने बताया पोलियो प्रोग्राम्स के बारे में। ये तमाम वेरिफिकेशन ऑब्जर्वर कर सकता है। ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है इस बारे में कि यूपैक्स जो है वो करामत तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि हर कंपेन्स के अंदर रिफ्यूज़ल भी आ जाते हैं, हर कंपेन्स के अंदर कोई ना कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो यूपैक है इसको करामत करने के लिए इसकी वैलिडेशन भी ज़रूरी है कि वाक़ई ही यूपैक जो है इम्प्लीमेंट हुई, एग्ज़ीक्यूट हुई, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन्होंने मेंशन किए थे वो आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक प्लान बनाया, उसमें यूपैक में जो मेंबर मेंशन किए वो नहीं आए, कोई मसला नहीं है, वो हमारा प्लान था। लेकिन जो मेंबर्स आए हैं उनका नाम वगैरह हर चीज़ लिखकर आप पुराने वाला सोशल मोबिलाइजेशन प्लान लगाएँगे और नए वाला जो उस दिन आए थे मेंबर्स उनके बारे में लिखेंगे कि ये मेंबर एब्सेंट था, ये फलाँ वजह से ये नहीं आया था, जो हमने प्लान में बनाया था ये किस वजह से नहीं आया। और जो न्यू मेंबर्स आए हैं, जो न्यू कमेटी में अंदर जो शामिल हुए हैं, उनके बारे में उनकी तमाम डिटेल लिखी जाएगी। यूपैक कमेटी के अंदर जो मेंबर शामिल होते हैं उनका शामिल होना ज़रूरी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक इमाम मस्जिद आ जाता है, एक टीचर आ जाता है, इलाके के बासिर अफराद आ जाते हैं और यूसी सेक्रेटरी आ जाता है, यूसीएमओ इस पूरी मीटिंग को चेयर करता है। उसके बाद का और जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका शामिल होना ज़रूरी है। अब इसमें कोई कम्युनिटी का जो मेंबर है रिस्पॉन्सिबल वो एब्सेंट होता है, तो वो किस वजह से एब्सेंट था उसके बारे में एक मैसेज बनाकर या एक लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। वो माइक्रो प्लान का हिस्सा होता है कि हमारा फलां बंदा नहीं आया था। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, इफ़ इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्लान इज़ प्रिपेयर्ड, टाइम और वेन्यू। इन्फ्लुएंसर की एंगेजमेंट का प्लान तैयार किया गया है और उसकी उनकी जो एक्टिविटी है उसका भी नाम लिखना होता है कि किस एक्टिविटी के लिए कौन से इन्फ्लुएंसर यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक सिक्योरिटी का मसला था और उस इलाके के अंदर कुछ लोग हमें उस इलाके में जाने से हमारी टीमों को मना करते थे, तो कोई भी इशू हो सकता है। तो हम बासर अफराद से मिलकर और ये मसला हल करवा सकते हैं कि आप हमारी टीमों के साथ ताउन किया करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिफ्यूज़ल आ जाते हैं और रिफ्यूज़ल को कवर कराने के लिए हमें कौन-कौन से इन्फ्लुएंसर चाहिए होते हैं, हम उसी इलाके में से इन्फ्लुएंसर को लेते हैं जो उनसे वाकिफ़ हों और उनसे मिलें। गुज़िश्ता मुहिम की सोशल मोबिलाइजेशन के इन्फ्लुएंसर की लिस्ट को और इस कैंपेन में जो आपने प्लान तैयार किया है, दोनों को रखकर आपने मैच करना होता है, क्या सेम एक्टिविटी इसी सोशल मोबिलाइजेशन प्लान में तो नहीं रिपीट हो रही? अगर रिपीट हो रही है, तो सिर्फ डेट और टाइम तो नहीं चेंज हो रही, ये आपने ऑब्ज़र्व करना होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर से आपने कितने बजे मिलना है और वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ प्लान फॉर कवरेज ऑफ स्टिल मिस्ड एंड परसिस्टेंटली मिस्ड चिल्ड्रन। सोशल मोबिलाइजेशन प्लान जो गुज़िश्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चे एसएमसी और टीएमसी जो 2 या 2 से ज़्यादा मुहिम में रह जाने वाले बच्चे, उनकी एक लिस्ट तैयार होती है, लॉग बुक में वो बच्चे लिखे होते हैं और इन लिस्ट के अंदर उनके पेरेंट्स का नंबर भी मौजूद होता है। आप ऑब्जर्वर हमेशा उन पेरेंट्स को फ़ोन करके पता करता है कि फ़लाँ डेट को जो इन्होंने प्लान तैयार किया है कि आपके पास हमारा यूसीएमओ और एरिया इंचार्ज फ़लाँ डेट को आपके पास आया था या नहीं आया था। क्योंकि उन्होंने प्लान में लिखा होता है कि आपने इन बच्चों से वालिदैन से मिलना है और रैंडमली किन्हीं भी फ़ोन कॉल करके उनके बच्चों की डिटेल लिख सकता है कि आपके बच्चे गुज़िश्ता 3 मुहिम से नहीं हैं, वो कहाँ गए हुए हैं, हमारा गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपसे मिलने आया है या नहीं आया, आपके बच्चे इस कैंपेन में कवर होंगे या नहीं होंगे, वो या कहाँ होंगे। ये तमाम बातें और जो रिफ्यूज़ल होते हैं उनके पेरेंट्स से भी मिलना होता है। ये तमाम एक्टिविटीज़ को वो एग्जीक्यूट करेगा कि एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं हुई, विद फ़ोन कॉल या फिर वो ऑब्जर्वर उस घर में भी जाके वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इज़ डेट प्लान फॉर पेरेंटल एंगेजमेंट कवरेज प्लान, कि पेरेंट्स से उनके वही वाली बात कि पेरेंट्स से उनके मिलने का वो प्लान तैयार है या नहीं है।
कि आपने फ़लाँ के पेरेंट्स से जो रिफ्यूज़ल हमारे घर हैं, 5 घर हैं, उनके वालिदैन के पता होना चाहिए कि इनके वालिदैन को कब मिले हैं, किस डेट को मिले हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनके बच्चों को कवर करेगा और किस डेट को कवर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डे 3 के अंदर आ रहे हैं, तो आपने डे 3 के अंदर टीम और एरिया इंचार्ज में से कौन जाकर उसको कवर करेगा। एरिया इंचार्ज खुद किसी भी रिफ्यूज़ल को कवर नहीं कर सकता, टीम की मौजूदगी के अंदर रिफ्यूज़ल को कवर करना होता है, ताकि पेरेंट्स को बताएं, आगाह करें कि आपने हमेशा पोलियो के ड्रॉप्स टीम से ही पिलाने हैं, किसी एरिया इंचार्ज से नहीं पिलाने, ताकि उसकी टीम से ज़्यादा आगाही होगी, ताकि नेक्स्ट कैंपेन के अंदर टीम ही आएगी और वो उनको कवर करेगी। घर घर जाना टीम का काम है, एरिया इंचार्ज का काम नहीं है। इसीलिए रिफ्यूज़ल केयर में भी जाना टीम का काम है और टीम किसी के कहे पर बाहर से अगर एरिया इंचार्ज ने रिफ्यूज़ल कवर कर दिया और टीम उस घर के अंदर नहीं गई और टीम ने एरिया इंचार्ज के कहने पे एरिया इंचार्ज ने एक बच्चा कवर कर दिया बाहर से ही उसके पेरेंट्स से मिलकर और टीम उस घर के अंदर नहीं गई, तो वो मिस एरिया कंसिडर होगा, क्योंकि टीम ने वो घर विजिट नहीं किया। टीम ने वो घर विजिट नहीं किया तो वो मिस एरिया कंसिडर होगा। इसीलिए उनके पेरेंट्स से रिफ्यूज़ल के पेरेंट्स को बताना होता है कि आप हमेशा टीम से ही कतरे पिलवाएं। ये 6 सवाल हमारे सोशल मोबिलाइजेशन प्लान के हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है, पॉइंट्स हैं। अब 7 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, लिखा हुआ इज यूसी मैप अवेलेबल विद क्लियर डिमार्केशन ऑफ एरिया चार्ज, लैंडमार्क्स एंड बाउंड्री विद अदर यूसीज। आप देखें इसके अंदर क्लियर बाउंड्रीज मौजूद हैं, सीटीआर 4 के साथ बाउंड्री है, कैंट की सीटीआर ऊपर एक फाटक बनी हुई है, उसके जो है नॉर्थ की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ इस्लामाबाद है, उसके बाद साउथ वेस्ट की तरफ सीटीआर 2 है, उसके साउथ में सीटीआर 2 है। ये तमाम बाउंड्री उसकी बनी हुई है क्लियर। उसके बाद इसको देखें एरिया चार्ज की डिमार्केशन हुई है, 5 एरिया चार्ज हैं, उन 5 की डिमार्केशन हुई है क्लियर। डिमार्केशन का मतलब होता है कि एक ब्लैक लाइन, मोटी ब्लैक लाइन जो 2 एरियाज को डिवाइड करते हैं, क्लियर पता चले कि वाकई ये एक एरिया अलग है और दूसरा एरिया अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, फॉर्म 2A ऑफ लास्ट कंपेन अवेलेबल एट यूसी। पिछली कंपेन के फॉर्म 2A अवेलेबल है, जितने एरिया इंचार्ज हैं उनके तमाम डेज के तमाम फॉर्म्स को काउंट करके चेक करें कि उसमें कैचअप का भी फॉर्म है या नहीं है। तमाम फॉर्म्स को काउंट करके चेक करें कि वाकई अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, नंबर ऑफ मोबाइल टीम यूसी माइक्रो प्लान। उसमें लिखा जाता है कि माइक्रो प्लान के अंदर जो हमारी टीमें हैं वो रिसेंट रेशनलाइजेशन के मुताबिक जो हमें डिस्ट्रिक्ट में टीमें प्रोवाइड की हैं, क्या वाकई ही वो टीमें हमारे पास उतनी हैं। फॉर एग्जांपल एक यूसी के पास 5 मोबाइल टीमें हैं और एक ट्रांजिट टीम है, रोमिंग टीम है और एक हमारे उनके पास फिक्स टीम है। ठीक है, तो क्या उनको चेक करना होता है, ऑब्जर्वर चेक करता है कि वाकई ही उन्होंने इसी रिसोर्स प्लान के मुताबिक टीमें इम्प्लीमेंट की हैं या किसी मोबाइल टीम को रोमिंग टीम में तो नहीं कन्वर्ट कर दिया या रोमिंग टीम को मोबाइल टीम में तो नहीं कन्वर्ट कर दिया अपनी टीमों को फैसिलिटेट करने के लिए। ऐसा नहीं होता, जो टीम डिस्ट्रिक्ट से अलॉट होती है उसी टीम को आप लोगों ने लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स टीम है तो उसको फिक्स टीम का ही काम करना है, एक रोमिंग टीम है वो किस एरिया में लगाई जाएगी उसको रोमिंग का ही काम करना है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स प्लान जो डीओसी से मिलता है उससे वो वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 10, वर्कलोड अप्रोप्रिएट फॉर मोबाइल टीम्स, कि हर टीम जो है उनके जो वर्कलोड है वो अप्रोप्रिएट है। पंजाब के अंदर 100 घर से ज़्यादा नहीं कर सकती टीम G1 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने चेक करना है, वो चेक करते हैं कि क्या टीम्स जो हैं वो 100 घर से ऊपर तो नहीं गई हुई, अगर 100 घर से ऊपर गई हुई है तो क्यों गई हुई है, तो बाकी टीमों को फिर रैशनलाइज करना होता है। माइक्रो प्लानिंग इसी का नाम है कि बाकी टीमों को बाकी उनके घरों को बाकी टीमों के अंदर रैशनलाइज किया जाए और इनको एक तरतीब दी जाए, इसी को माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ताकि हर टीम के ऊपर इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। G1 कैटेगरी के अंदर यूसीएमओ अपनी टीमों को 100 घर दें, ठीक है, और जो 101 वाला घर होगा वो नेक्स्ट डे का स्टार्ट पॉइंट होगा।
इसी तरह आप हर टीम्स को घरों की तादाद एक लिमिट में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम है वो 70 घर कर रही है, 70, 70, 70 भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो 71 वाला हाउस होगा वो नेक्स्ट डे का हाउस नंबर 1 होगा। जहाँ ख़त्म करती है उससे अगले वाला घर जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है अगला वाला घर, वो नेक्स्ट डे का स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या तमाम हैमलेट्स, स्ट्रीट, सेटलमेंट आर मेंशन इन ऑपरेशनल प्लान? कंपेयर ऑपरेशनल प्लान विद मास्टर लिस्ट ऑफ सेटलमेंट। मास्टर लिस्ट है, एक सेटलमेंट्स की मास्टर लिस्ट होती है, उसके साथ आपने हैमलेट, स्ट्रीट और सेटलमेंट्स को मैच करना होता है। ऑब्जर्वर जो है वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर जो सेटलमेंट्स मेंशन की जाती हैं, उन तमाम सेटलमेंट्स को ऑपरेशनल प्लान से और उससे टीम रूट मैप से, ऑपरेशनल प्लान से और सेटल और जो हैमलेट की मास्टर लिस्ट होती है उससे मैच करना होता है। तीनों जगह ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट मैप के अंदर एक सेटलमेंट है, उसके अंदर 5 घर हैं और वो जो सेटलमेंट्स जो है वो हैमलेट्स के अंदर भी उस सेटलमेंट के अंदर 5 घर हैं, उस हैमलेट के अंदर। तो इसी तरह वो 5 घर जो हैं वो ऑपरेशनल प्लान पे जाएँगे। जो भी हैमलेट्स जो भी हैमलेट आप मास्टर लिस्ट की हैमलेट्स के अंदर जो भी आप स्ट्रीट्स, सेटलमेंट्स लिखेंगे, वही एग्जैक्ट आपने ऑपरेशनल प्लान के अंदर एंटर करनी है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट आर मेंशन फॉर ईच डे ऑफ टीम इन ऑपरेशनल प्लान। क्या हर दिन के अंदर कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट मेंशन है? अब देखें ऑपरेशनल प्लान के अंदर कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट शाहिद का घर, पोलियो का मकान नंबर 25 ये मेंशन है। पोलियो का मकान नंबर 25 मेंशन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टीम रूट मैप के अंदर भी मकान नंबर 25 मेंशन है और हैमलेट्स के अंदर भी ये शाहिद का घर मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जगह सेम हैं और ये तीनों जगह लिखना लाजमी है। जब फील्ड वैलिडेशन होगी तो ऑब्जर्वर उस मकान नंबर 25 में ही जाएगा और वहाँ जाकर शाहिद नाम के आदमी से पूछेगा कि आपके कंप्लेन से पहले आपके पास हमारा कोई एरिया इंचार्ज आया था आपसे पोलियो के ड्रॉप्स के बारे में पूछने या नहीं। माइक्रो प्लान डेस्क रिव्यू के अंदर ये तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। हैमलेट्स के अंदर सीवीएस मेंशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि कुछ एरिया इंचार्जेस किसी और डे के घर को सीवीएस बना देते हैं और वो उस हैमलेट में होता ही नहीं है, उस एरिया में भी नहीं होता और उस हैमलेट में भी नहीं होता और उस डे में भी नहीं होता। जब ऑब्जर्वेशन होती है, नाम लिखा होता है, ऑपरेशनल प्लान के अंदर जो है वो शामिल नहीं होता, सिर्फ साइट के ऊपर सीवीएस लिखा होता है। जब ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी शामिल कर दिया जाएगा, उसके बाद आप कम्युनिटी वैक्सीन साइट वाली जगह पे भी शामिल कर दिया जाएगा और जब हैमलेट में भी शामिल कर दिया जाएगा और मैप के अंदर भी शामिल कर दिया जाएगा, तो इस बात से कंफर्म हो जाएगा कि वाक़ई ही ये जो शाहिद का घर है या कोई भी सीवीएस है, वो वाक़ई ही उस डे के अंदर मौजूद है या किसी और डे का तो नहीं है घर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, डज़ द लॉजिस्टिक प्लान फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन अलाइन विद टारगेट पॉपुलेशन? हमें क्या वैक्सीन लॉजिस्टिक प्लान फॉर वैक्सीन, क्या हमें वैक्सीन जो है वो वाक़ई ही उस मिकदार में मिली है? एरिया इंचार्ज की समरी शीट के अंदर 1.11 जो पॉपुलेशन आती है, टारगेट पॉपुलेशन, जो हमारा टारगेट आता है बच्चों का, उसको 1.11 से मल्टीप्लाई करके वहाँ वैक्सीन जो है वो वायल्स कितनी वायल चाहिए होती हैं उसमें आप लिख देंगे। बाकी जो ऑपरेशनल प्लान होता है उसके अंदर हम जितने बच्चे होंगे उतनी ही डोजेज आगे लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फार्मूला जो है 1.11 जो हमारा वेस्टेज फैक्टर है 1.11, वो हम सिर्फ ऑपरेशनल प्लान सिर्फ समरी शीट के अंदर लगाएंगे, एरिया चार्ज की समरी शीट के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, इज द स्कूल डिटेल अवेलेबल इन माइक्रो प्लान कंपेयर विद फॉर्म 2A ऑफ प्रीवियस कैंपेन? इस सवाल का मतलब ये है कि आपने स्कूल की डिटेल लेनी है, वो माइक्रो प्लान में अवेलेबल मौजूद है और उस माइक्रो प्लान के अंदर डे 1 में लिखा गया है। अब एरिया चार्ट और पिछली कंपेन के माइक्रो प्लान में भी वो डे 1 में मौजूद था। अब जो ऑब्जर्वर है वो पिछले फॉर्म 2A से इसलिए कंपेयर करेगा क्या ये वाकई ही डे 1 में कवर हुआ था स्कूल या नहीं।
अगर वो डे 1 में कवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यूसीएमओ सिर्फ़ इसको डे 1 में लिखता है माइक्रो प्लान को, और वो डे 1 में मौजूद है, करवाता वो अपनी मर्ज़ी से है किसी और दिन में। माइक्रो प्लानिंग का मतलब यही है कि जिस दिन के अंदर स्कूल आए, आपने उसी दिन कवर करवाना है। माइक्रो प्लान काउंटडाउन जैसे ही आ जाती है, आप लोग स्कूल में लेटर दें, उनसे मिलें, उनको बताएँ, बावर करवाएँ कि हमारी टीम फलाँ दिन आएगी और इसी दिन स्कूल कवर होगा। और अगर वहाँ कुछ इमरजेंसी है, कोई और इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फरवरी की छुट्टी आ गई या कोई गवर्नमेंट हॉलिडे आ गई या स्कूल में कुछ पेपर्स आ रहे हैं या कोई इश्यू है, तो फिर आप माइक्रो प्लान को उसके मुताबिक ही बनाएँगे कि ताकि वो स्कूल माइक्रो प्लान में जिस दिन होगा उसी दिन कवर होगा। या फॉर्म 2A से फॉर्म 2A से वो चेक करेंगे कंपेयर विद फॉर्म 2A प्रीवियस कैंपेन, तो वो उस दिन को कवर नहीं हुआ होगा, तो वो आपका पॉइंट माइनस हो जाएगा। और प्रीवियस कैंपेन में फॉर्म 2A में कितने बच्चे कवर हुए थे और अब उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें कितने बच्चे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, ये तमाम चीज़ें वो चेक करता है। अगला सवाल है कि माइग्रेंट्स और मोबाइल पॉपुलेशन इस एरिया इंचार्ज के पास मौजूद है। ऑपरेशनल प्लान के आखिरी वाले कॉलम के अंदर वो चेक करेगा कि वाकई ही इस टीम के इस डे के अंदर माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन मौजूद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाकई सेटलमेंट मोबाइल पॉपुलेशन टीम को डे वाइज असाइन की गई है या नहीं। ऑपरेशनल प्लान के अंदर हर टीम को माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन उसके डे वाइज असाइन की जाती है। उसकी जो लिस्ट होती है मोबाइल माइग्रेंट पॉपुलेशन की, उस लिस्ट में जितने बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट टीम को दी जाती है साथ, और ऑपरेशनल प्लान में मेंशन किया जाता है कि आज आपने माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन के इतने बच्चे कवर करके आने हैं। जब टीम वापस आती है तो फिर वो जो लिस्ट लेके जाती है उसमें सबको टिक लगाकर, और जो एब्सेंट होते हैं, जो के होते हैं, जो एन ए होते हैं, उनको वो बताती है आके रियल चार्ज को कि आज मेरे पास 200 टारगेट था, 200 में से 190 कवर हुए, 10 बच्चे मेरे रह गए हैं, और वो 10 बच्चे कहाँ गए हुए, उनकी डिटेल वो यूसीएमओ को देती है और बताती है कि ये बच्चे कब कवर होंगे, ये गाँव गए हुए हैं, ये कहाँ गए हुए हैं, और इनकी एक लिस्ट तैयार होती है मोबाइल माइग्रेंट पॉपुलेशन की अलग से, ताकि हम उन बच्चों पे फोकस करें कि जो बच्चे 10 बच्चे या 20 बच्चे हमारे रह गए हैं, ये कब आएंगे और कब कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बताया गया आर मोबाइल एमएमपी पॉपुलेशन लेबल ऑन एरिया इंचार्ज मैप। एरिया इंचार्ज के मैप पर एमएमपी लेबल है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि एरिया इंचार्ज के डे 1, डे 2, डे 3, फॉर एग्जांपल डे 1 के अंदर उसमें अगर हम जो है वो 10 बच्चे हैं तो वो एक स्टार लगा दें। अगर उसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उस यूनियन काउंसिल के अंदर, बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल उसके डे 1 के अंदर 200 बच्चे हैं, तो वो 20 स्टार तो डे 1 में नहीं लगा सकता, इसलिए वो उसको स्टार्स को कैटेगराइज अपने तरीके से कर सकता है। हमने जो लेजेंड्स लगाए हैं इस मैप के अंदर, उसमें एमएमपी को 1 से 10 बच्चों तक हम एक स्टार को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है इसका डे 1 के अंदर एक स्टार है, इसका मतलब टीम 1 के डे 1 के अंदर एक स्टार है, इसका मतलब ये है कि इसके 1 से लेकर 10 तक बच्चे हैं इस एरिया के अंदर जहाँ ज़्यादा स्टार है। अब देखिए इस मैप के अंदर टीम 6 डे 4 के अंदर 6 स्टार है। इसका मतलब ये है जो भी ऑब्जर्वर आता है वो चेक करता है कि आपके एरिया यूसी मैप के अंदर कितने स्टार हैं और लेजेंड्स के अंदर कितने स्टार मौजूद हैं या कितने एमएमपी मौजूद हैं। फिर वो चेक करता है कि मैं कौन सी टीम चेक करूँगा, वो उन जहाँ पे ज़्यादा एमएमपी की पॉपुलेशन हो, हमेशा उसी एरिया को फोकस किया जाता है। हम इसके डे 4 और डे 5 में चेक करें, टीम 6 के डे 4 और डे 5 में चेक करें, तो देखें स्टार्स की तादाद ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हाईली माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर और इन डेज़ के अंदर ज़्यादा है। और एरिया इंचार्ज को भी चाहिए कि जब वो सोशल मोबिलाइजेशन सॉरी जब वो अपना टूर प्लान बनाए तो वो इस लिहाज से बनाए कि आज उसके मेरे दिन के अंदर माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैं इस टीम को पहले रखूँगा और पहले विजिट करूँगा, ताकि इस टीम के अंदर जो जो मुश्किलात हैं वो मैं कवर करता रहूँ। डे वाइज माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन को उस दिन के अंदर बताना लाजमी है कि इस दिन के अंदर हमारे कितने बच्चे हैं आज के टारगेट में। वो एरिया मैप के अंदर हमने स्टार के थ्रू बता दिया है कि हमारा एक स्टार 10 बच्चों पे है, तो हम उस एरिया के अंदर इसका मतलब ये है कि इस दिन के अंदर हमारे 10 बच्चे हैं।
1 से लेकर 10 तक 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। अगर उस दिन के अंदर 12 बच्चे हैं तो 2 स्टार लग जाएंगे। माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन को आपने डे वाइज ही हाईलाइट करना है, एरिया इंचार्ज वाइज हाईलाइट नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक एरिया इंचार्ज के बाद 300 हैं तो आप 300 को 10 से डिवाइड कर कर 30 स्टार कहीं भी लगा दें, नहीं। आपने उस डे के अंदर जितने माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन है उसको उस डे के अंदर ही आपने लगाकर बताना है कि आज के दिन हमारे इतने मोबाइल एमएमपी इस एरिया के अंदर है, तो इस एरिया ये हमारा फोकस तलब है। उसके बाद हमारा अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, इज देयर एरिया इंचार्ज लेवल मैप विद क्लियर डिमार्केशन ऑफ टीम डे वाइज। यहाँ क्लियर किया गया है कि आपकी जो एरिया इंचार्ज का जो मैप है उसमें डिमार्केशन हुई हुई है टीम की डे वाइज वर्क। डे वाइज वर्क का मतलब ये है कि उसने डे 1 में ये वाली गली करनी है, डे 2 में ये वाली गली करनी है, डे 3 में यहाँ से जाएगी ये वाली गली करेगी, या गली की एक तरफ करेगी, या गली की दूसरी तरफ करेगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो अगर गली की एक तरफ करेगी तो गली एक तरफ डे 1 में और गली की दूसरी तरफ डे 2 में, तो वो गली के सेंटर के अंदर एक लाइन लगाएगी, डिमार्केशन करेगी, उसकी बाउंड्री लगाएगी और वाज़े करेगी एक तरफ डे 1 लिखकर और दूसरी तरफ डे 2 लिखकर, ताकि कोई भी ऑब्जर्वर आए तो वो एरिया मैप से देख के बता दे कि फ़लाँ टीम गली के राइट साइड जो है वो डे 1 में करेगी और लेफ्ट साइड डे 2 में करेगी। और इसी और इस एरिया इंचार्ज की दूसरे एरिया इंचार्ज से जो बाउंड्री है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि वाकई ये एरिया इंचार्ज की दूसरे एरिया इंचार्ज की बाउंड्री क्लियर है या नहीं है। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ माइक्रो प्लान डेस्क रिव्यू बाय यूसी लेवल स्टाफ। क्या माइक्रो प्लान को डेस्क रिव्यू किया गया है यूसी लेवल स्टाफ के ऊपर? इसका मतलब यह है कि वाकई ही माइक्रो प्लान जो है वो जो उन्होंने उन्होंने जो फॉर्म लगाए हैं डेस्क रिव्यू के और फील्ड वैलिडेशन के, वो अवेलेबल हैं या नहीं। उसमें जो पॉइंट्स उन्होंने माइनस किए हैं उनको उन्होंने करेक्ट किया है या नहीं किया। इसमें एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 20 भी आता है। वो पूछा जाता है कि हैंड चेक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल यूसी टू यूसी, एरिया इंचार्ज टू एरिया इंचार्ज, तहसील टू तहसील, हैंडशेक एक्टिविटी की एविडेंस मौजूद है या नहीं। हैंडशेक एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने एक टीम से दूसरी टीम के दरमियान उनको बताना होता है टीम ने जाकर कि ये वाली गली मैं करूँगी और ये वाले घर मेरी तरफ है मैप के अंदर, तो मैं ये वाले घर करूँगी और दूसरी साइड आपकी तरफ है, आपने वो वाली तरफ करनी है और ये बताना होता है तमाम। इसी तरह यूसी टू यूसी भी क्लियर करना होता है। बहुत शुक्रिया, ये तमाम बातें आप नोट कर लें और इंशाल्लाह आपका एमक्यू एमपीक्यू 100% होगा।